चलते हैं जो 3 बच गया है कैपेसिटर के आधार पे कौन कौन सा मोटर है उसको अब देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला मोटर क्या था? सबसे पहला मोटर है स्थायी कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। हमने बताया कि इसका नाम इसलिए स्थायी कैपेसिटर मोटर है क्योंकि इस मोटर में जो कैपेसिटर लगा रहेगा वो शुरू से अंत तक रहेगा, स्टार्टिंग के समय भी रहेगा और रनिंग के समय भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन डायग्राम इस तरह से होता है। देखिए इसमें क्या है, सिंगल फेज मोटर में हमने बताया कि एक ही वाइंडिंग रहेगा। इसमें एक ही वाइंडिंग को 2 भाग में बांट रहा है। कौन बांट रहा है? ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है ये 2 भाग में बांट रहा है। ठीक है, हमने वाइंडिंग को क्या किया, एक वाइंडिंग को 2 भाग में वाइंडिंग कर दिया और बीच में कैपेसिटर लगा दिया। ये क्या कर रहा है, फेज को फेज डिफरेंस उत्पन्न करेगा। ठीक है, दोनों फेज को स्प्लिट करेगा। तो काम कैसे करेगा, सबसे पहले इसमें 2 जो वाइंडिंग होता है उसका देख लेते हैं। इसमें जो 2 वाइंडिंग रहेगा, पहले वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 वाइंडिंग होता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, दूसरा रनिंग वाइंडिंग होता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम लोग एक्जुलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग को एक्जुलरी वाइंडिंग भी कहते हैं क्योंकि ये वाइंडिंग केवल मोटर को स्टार्ट करने के लिए सहायता प्रदान करता है, इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग को एक्जुलरी वाइंडिंग कहते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग केवल मोटर के स्टार्टिंग के समय ही काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको सहायक वाइंडिंग अथवा एक्जुलरी वाइंडिंग कहते हैं। और मोटर मुख्य रूप से मेन वाइंडिंग पर घूमता है, इसलिए जिस वाइंडिंग पर रनिंग होता है उसको मेन वाइंडिंग कहते हैं। रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और सिंगल फेज मोटर में जो दोनों वाइंडिंग होगा कितना डिग्री के डिफरेंस पर रहेगा, 90 डिग्री के डिफरेंस पर रहेगा। इस मोटर में दोनों वाइंडिंग साथ साथ कार्य करेगा। चूंकि इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है तो जैसे ही करंट जाएगा ये करंट को पास कर देगा, तो इसमें दोनों वाइंडिंग क्या होगा, एक साथ काम करेगा। ठीक है, इसका रोटर जो होगा स्क्वायरल केज प्रकार का होगा और इसका उपयोग जो हमारा सीलिंग फैन होता है उसमें किया जाता है। छत वाला जो पंखा है उसमें ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कि परमानेंट रूप से हम लोग कैपेसिटर को जोड़ देते हैं, इसलिए इसको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा समझ लेना है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है हमारा, पहले रनिंग वाइंडिंग की बात करेंगे। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग को हम लोग मेन वाइंडिंग भी कहते हैं। रनिंग वाइंडिंग को हम लोग मेन वाइंडिंग कहते हैं। रनिंग वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कम होगा। ठीक है, लेस टर्न होगा। क्या होगा, लेस टर्न होगा। रनिंग वाइंडिंग में लेस टर्न होगा और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग की अपेक्षा अधिक रहेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा। इंडक्टिव रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे को उल्टा चलता है। तो रनिंग वाइंडिंग में इंडक्टिव रेजिस्टेंस अधिक रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा। और इस वाइंडिंग को डीप स्लॉट में वो करते हैं। डीप स्लॉट मतलब जो मोटर का वाइंडिंग होता है उसमें 2 स्लॉट होता है, एक बाहरी खांचा एक अंदर का खांचा। ये अंदर वाला खांचा ही क्या रहता है, ये रनिंग का रहता है। ठीक है, और बाहरी खांचा किसका रहेगा, स्टार्टिंग का रहता है। तो रनिंग वाइंडिंग को हम लोग डीप स्लॉट में कहते हैं, अंदर वाले खांचा में। ठीक है, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। स्टार्टिंग जैसे कि रनिंग वाइंडिंग में लेस टर्न है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होगा, अधिक टर्न होगा। रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक होता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा। रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है तो इसका रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा। इसको डीप स्लॉट में किया जाता है, मतलब अंदर वाले खांचे में। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को बाहर वाले
आउटर स्लॉट में, बाहर वाले खांचा में करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना ये है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में इंडक्टिव रिएक्टेंस कम क्यों रखा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम क्यों रखते हैं और रनिंग वाइंडिंग का अधिक क्यों रखते हैं। तो चूंकि मोटर को स्टार्ट करना है स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट गुजरना चाहिए। जो हमारा स्टार्टिंग करंट है कहाँ से गुजरना चाहिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग से होकर गुजरना चाहिए। तो करंट डिपेंड करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस पर, किसी भी कॉइल में कितना करंट बहेगा ये इंडक्टिव रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है। तो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कम रखेंगे इस दोनों वाइंडिंग में, स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रहेगा और रनिंग वाइंडिंग का अधिक, तो यहाँ से जब करंट जाएगा तो दो रास्ता है करंट को चलने के लिए, यहाँ और यहाँ। तो करंट हमेशा आसान रास्ता खोजता है। तो चूंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है इसीलिए मैक्सिमम करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग से होकर गुजरेगा, ठीक है, और कुछ करंट ही रनिंग वाइंडिंग से होकर गुजरेगा। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का फंक्शन हो गया, स्टार्ट कर दिया मोटर को, फिर आगे कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर का जो काम है वो अपना करेगा, फिर करंट हमारा घूम कर रनिंग वाइंडिंग में आएगा, यहाँ से फिर वापस आ जाएगा, कुछ करंट इधर से आ जाएगा। समझ में आ गया? आगे समझेंगे ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है। चूँकि ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर है इसलिए यहाँ पर दोनों वाइंडिंग का विशेषता का पता नहीं चल रहा है, और ये मोटर, इस मोटर में जो वाइंडिंग है शुरू से अंत तक दोनों वाइंडिंग काम करता है, इसलिए पता नहीं चल रहा। जब नेक्स्ट मोटर पढ़ेंगे तो हम लोग पता चलेगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का फंक्शन क्या है और रनिंग वाइंडिंग का फंक्शन क्या है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कोई अंतर नहीं है, दोनों का बनावट एक ही है। थोड़ा सा अंतर ये है कि इस मोटर में क्या होता है, इसमें भी दो वाइंडिंग रहेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। इस मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक स्विच लगा होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ लगा होता है, तो कभी भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा रहता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ लगा रहेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। आप यहाँ देख लीजिए ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और इसके सीरीज में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ, ठीक है। इसका कार्य कैसे करेगा इसको समझने के लिए इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, चूँकि मोटर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वाइंडिंग पे काम करता है और रनिंग के समय रनिंग वाइंडिंग पे। तो स्टार्टिंग के समय जो हमारा करंट है स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाना चाहिए। तो जैसे ही इसमें सप्लाई देते हैं, तो यहाँ से करंट देखिए यहाँ आया, यहाँ पे करंट को चलने के लिए दो रास्ता है, एक मेन वाइंडिंग में है और एक ही कैपेसिटर के तरफ इधर सेंट्रीफ्यूगल स्विच से होके स्टार्टिंग वाइंडिंग में। तो चूंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है तो करंट को चलने के लिए आसान रास्ता यहीं से मिलेगा। तो मैक्सिमम करंट ऐसे गुजरे के स्टार्टिंग वाइंडिंग में आएगा, ठीक है, और कुछ करंट रनिंग वाइंडिंग में आएगा, और इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग होकर अपना पथ पूरा करेगा। और दोनों वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस पैदा करने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर क्या करता है, फेज डिफरेंस पैदा करता है, मतलब दोनों फेज को बांटता है, ठीक है। तो जैसे ही फेज डिफरेंस उत्पन्न होता है तो ये हमारा रोटर घूमना प्रारंभ कर देता है, इस तरह से मोटर घूमने लगता है। तो घूमने तो लगता है लेकिन इसके बीच में क्या है कि जैसे ही मोटर स्टार्टिंग हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू और घूम के अपने स्पीड का 75% स्पीड पकड़ लेता है, मोटर जब घूमकर 75% स्पीड घूम लेता है तब क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे मोटर 75% स्पीड पर घूमने लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। पहले ये जुड़ा रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसका इसीलिए नाम है कि इसके अंदर जैसे अपकेंद्रीय बल थोड़ा सा डेवलप हो, अपकेंद्रीय बल का मतलब घुमाव बल। तो जब मोटर घूमता है, ठीक है, तो उसे जुड़ा रहता है ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच, रोटर पे रहता है या शाफ्ट पे रहता है। तो उसमें जैसे ही घुमाव बल थोड़ा सा उत्पन्न होता है तो वो ओपन हो जाता है। तो स्टार्टिंग के समय यहाँ से करंट जा रहा था तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट आ गया। अब क्या है कि मोटर 75% स्पीड पकड़ लिया है, तो उस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अंदर जो हमारा बल है अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होगा तो ये स्विच खुल जाएगा। तो जैसे ये स्विच ओपन हो जाएगा तो जो करंट इधर से जा रहा था क्या हो गया, बंद हो गया।
तो स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ पे क्या होगा, सर्किट से बाहर हो गया कि नहीं हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से खुल गया तो करंट इधर जाना बंद हो गया, तो ये सर्किट डेड हो गया। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम क्या है, केवल स्टार्टिंग के समय ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल जाता है तो ये बंद हो जाता है। मुख्य रूप से मोटर हमारा काम कहाँ से करेगा, रनिंग वाइंडिंग पे मोटर चलता रहेगा। बाद में जो करंट चलेगा सीधे यहाँ से आएगा, रनिंग वाइंडिंग में जाएगा और यहाँ से लौट जाएगा। इस तरह से मोटर रनिंग वाइंडिंग पर चलता रहता है। ठीक है, मोटर हमारा रन करेगा किस वाइंडिंग पर, रनिंग वाइंडिंग पर, और स्टार्ट होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग पर। तो स्टार्टिंग में करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाना चाहिए, इसीलिए इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रखते हैं। बाद में जब हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो गया तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से बाहर हो गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ही वाइंडिंग बचा, मेन वाइंडिंग, तो हमारा करंट क्या होगा, मेन वाइंडिंग पे फ्लो होने लगेगा, इस तरह से मोटर घूमने लगेगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ लगा होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है। दूसरा क्वेश्चन कि मोटर का स्पीड कितना पकड़ लेता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होता है। तो मोटर अपने रेटेड स्पीड का 75% जब पकड़ लेगा तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और तीसरा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है, तो ओपन होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से बाहर कर देना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ ले, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, बात सही है। जब मोटर 75% स्पीड प्राप्त करता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करता है, ऑलरेडी समझा चुके हैं। इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, चूँकि इस मोटर में स्टार्टिंग करंट कम होता है। ठीक है, स्टार्टिंग करंट कम होते हुए भी इसका टॉर्क अच्छा होता है, मतलब उच्च होता है, ठीक ठाक होता है। ठीक है, करंट भी कम लिया, स्टार्टिंग टॉर्क भी इसमें अच्छा मिल गया, इसलिए इस मोटर का उपयोग कहाँ होता है, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया में पंप वगैरह, कंप्रेसर वगैरह के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप कैपेसिटर स्टार्ट मोटर समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो इस दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। इसमें क्या होगा कि मोटर स्टार्ट भी होगा कैपेसिटर के थ्रू और रन भी करेगा कैपेसिटर के थ्रू। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर रहेगा, 2 कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, कितना कैपेसिटर लगा रहेगा, 2 कैपेसिटर लगा रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ। तो जब मोटर को स्टार्ट करेंगे, सप्लाई देंगे, तो करंट यहाँ से यहाँ आएगा, दोनों कैपेसिटर में जाएगा। यहाँ से एक रास्ता में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, दूसरा बाईपास है, मतलब नहीं लगा हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करेगा, केवल सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करेगा, जब खुलेगा तो केवल इस कैपेसिटर को बाहर करेगा। ठीक है, जैसे ही मोटर घूमना प्रारंभ करेगा, यहाँ से जब करंट देंगे तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट आएगा मैक्सिमम, कुछ इधर आएगा, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, फेज बट गया तो मोटर हमारा घूमना, रोटर शुरू हो गया। जैसे रोटर अपना 75% स्पीड पकड़ेगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा। जब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा तो किसको हटाएगा, एक कैपेसिटर को क्या कर रहा है, यहाँ से सर्किट से बाहर कर दिया, ये सर्किट बाहर हो गया। तो अब करंट सीधे इस कैपेसिटर से क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों में आएगा और हमारा मोटर चलता रहेगा। तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के समय भी कैपेसिटर लगा हुआ है और रनिंग के समय भी कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए इस मोटर को कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर कहते हैं। मेन वाइंडिंग में कैपेसिटर प्रयोग करने से रनिंग पावर फैक्टर का मान बढ़ जाता है। यहाँ पे 2 जो कैपेसिटर लगा हुआ है, मेन वाइंडिंग जब काम करता है रनिंग के समय तो क्या हो रहा है, ये पावर फैक्टर को, रनिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, इसलिए यहाँ 2 लगा हुआ है। ठीक है, और क्योंकि 2 कैपेसिटर लगा हुआ है इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है। इसमें जो लगा रहेगा कैपेसिटर, वो कैपेसिटर पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड टाइप का होगा। ठीक है, इस मोटर का उपयोग मेनली रूप से एयर कंप्रेसर के लिए किया जाता है। मूलतः यह 2 फेज का मोटर होता है। मेन रूप से यहाँ पर क्या हो रहा है, फेज बट रहा है 2 भाग में और दोनों वाइंडिंग काम करता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि मूल रूप से ये जो मोटर है 2 फेज का मोटर है। ठीक है,
इसका DOR चेंजिंग की बात करेंगे। DOR चेंजिंग का मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब मोटर की घूमने दिशा को अगर परिवर्तित करना चाहते हैं तो कोई भी मोटर, ये जो कैपेसिटर वाला है, चाहे वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर हो, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हो, तीनों मोटर में किसी भी मोटर का घुमाव बल को दिशा परिवर्तित करना है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग दोनों में से कोई भी वाइंडिंग का इंटरचेंज कर देंगे। पोल को स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में से कोई भी एक वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। जैसे इस मोटर के घूमने की दिशा हमको उल्टा करना है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी या रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों सिरा को चेंज कर देंगे। इधर से करंट यहाँ आया है ना और इधर से गया है तो इस करंट को हम यहाँ जोड़ देंगे और इस वायर को यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। वाइंडिंग के टर्मिनल को इंटरचेंज करना है। यहाँ पर मान लीजिए वाइंडिंग इस तरह से चल रहा था, अब हमको क्या करना है, इधर वाले करंट को इस वाइंडिंग में भेज देना है और इधर वाले करंट को इधर भेज देना है, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग हो या रनिंग वाइंडिंग हो, दोनों में से किसी वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज करने से इसका घुमाव बल बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मोटर था सीरियल पोल मोटर, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग स्प्लिट फेज मोटर को समझ चुके हैं, जो कि 4 तरह का होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरा मोटर है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या होता है और कितने तरह का होता है। सिंक्रोनस मोटर 2 तरह का होता है। सिंक्रोनस मोटर का मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो मोटर रहेगा सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगा, अर्थात जो रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है सेम उसी स्पीड पर ये मोटर कार्य करेगा, इसलिए इसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो ये 2 तरह का स्पेशल मोटर है। पहला है रिलक्टेंस मोटर, जिसको हिंदी में प्रतिष्ठंभ मोटर कहते हैं, और दूसरा है हिस्टैरिसीस मोटर, ठीक है। तो देखते हैं पहला रिलक्टेंस मोटर क्या होता है। तो रिलक्टेंस मोटर के अंदर जो स्टेटर होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है। रिलक्टेंस मोटर के अंदर जो स्टेटर होगा, यहाँ देखिए 2 पार्ट में, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 पोल का कॉइल किया गया है, जिसको 2 भाग में विभक्त किया गया है, A1 A2, B1 B2, C1 C2। तो इसका जो स्टेटर होगा वो 2 पार्ट में रहेगा, 2 पार्ट में रहेगा। और इसका पोल है इस तरह से बना हुआ, इसका जो रोटर है वो 4 पोल का बना हुआ है, और इसके स्टेटर पर जो पोल है उसमें बाइंडिंग किया हुआ है। ये कार्य कैसे करता है, रिलक्टेंस, इसका जो वाइंडिंग है, इसके स्टेटर पर जो वाइंडिंग किया हुआ है, ये सब वाइंडिंग, इसके बीच में ये शाफ्ट है, स्टेटर पर जो वाइंडिंग किया हुआ है क्या होता है, इसका स्टेटर अंदर होता है, ठीक है। जहां वाइंडिंग जो रहेगा वो स्टेटर अंदर होगा, उल्टा होता है अन्य मोटर से। अन्य मोटर में क्या होता है, स्टेटर बाहर होता है और रोटर अंदर होता है, रोटर अंदर स्टेटर बाहर। लेकिन ये स्पेशल मोटर बनाया हुआ है, इसमें क्या हुआ, जो स्टेटर होता है, स्टेटर पोल पर ये सब क्या है, वाइंडिंग किया हुआ है। स्टेटर पोल पर वाइंडिंग है जो कि अंदर है, और जो घूमने वाला पार्ट है रोटर, वो कहाँ है, बाहर है। इस तरह से जब अंदर वाले भाग स्टेटर को सप्लाई दिया जाता है तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है डायरेक्ट, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है तो इसके बाहर जो हमारा रोटर है इसमें इंडक्शन के थ्रू EMF उत्पन्न होता है, और इस कारण से ये क्या है, सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है, सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है। मतलब कॉइल के EMF का जो स्पीड है, फ्लक्स का जो स्पीड है, उसके स्पीड से घूमने लगता है। तो इसमें क्या है कि स्टेटर वाले पार्ट को स्थिर रख दिया गया है, स्टेटर वाले पार्ट को कांस्टेंट रख दिया गया है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड पे इसीलिए घूम पाता है, ठीक है। स्टेटर वाले पार्ट को अंदर कर दिया गया और स्थिर कर दिया गया, जो बाहर है घूमने वाला पार्ट रोटर, वो बाहर है आउटर बॉडी में। इस तरह से ये जो रोटर है स्पेशल रोटर है, ये मोटर इस तरह का देखने का आपको मिलेगा। इस मोटर का जो इस्तेमाल होता है, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
और आवृत्ति और वोल्टेज परिवर्तन से इसके स्पीड को बदला जा सकता है। इसके स्पीड को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं या वोल्टेज को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज दोनों के परिवर्तन से इसके स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। जीरो स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड तक जो हम स्पीड का वेरिएशन करेंगे, या तो वोल्टेज कंट्रोल करके या फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम रिलक्टेंस मोटर के स्पीड का वेरिएशन कर सकते हैं। ये स्पेशल मोटर है, इसलिए इस मोटर का जो उपयोग होगा सिग्नलिंग डिवाइस में किया जाता है। इस मोटर का उपयोग सिग्नलिंग डिवाइस में किया जाता है, सिग्नल को देने के लिए, ठीक है। चौराहा पर जो सिग्नल लगा होता है, जो टाइम के अनुसार बदलता रहता है, उस समय इस तरह का मोटर का इस्तेमाल होता है। जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, फोटोग्राफ होता है, इस समय जो मोटर इस्तेमाल होगा, छोटा छोटा मोटर होता है, स्पेशल मोटर, ये रिलक्टेंस मोटर का काम है, ठीक है। रिलक्टेंस मोटर के थ्रू होता है। नेक्स्ट है दूसरा हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर, तो जो हमारा हिस्टैरिसीस मोटर है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं ये कार्य कैसे करता है। कह रहा है कि हिस्टैरिसीस मोटर कंटिन्यूअस रोटरी मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है। इसके रोटर में कोई बाइंडिंग नहीं होता और ना ही स्लॉट होता है। इसके रोटर में ना ही बाइंडिंग रहेगा और ना ही स्लॉट रहेगा। रोटर क्या होगा, ठोस रूप में रहेगा, ठीक है, ठोस रूप में रहेगा। यह मोटर बिना किसी आवाज़ के चलता है, मतलब इस मोटर से किसी भी तरह का आवाज़ नहीं निकलेगा। इसलिए इस मोटर का इस्तेमाल कहाँ होगा, साउंडिंग डिवाइस में, साउंडिंग डिवाइस में, ठीक है। जैसे अपना एम्पलीफायर हो गया, ध्वनि उपकरण, एम्पलीफायर, टाइमिंग, हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग प्लेयर, इस सब में इस सब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यह मोटर हाई इनर्शिया वाले लोड को जीरो स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड तक ड्राइव करा सकता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क लोड पर डिपेंड नहीं करता है। इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको लोड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये हाई इनर्शिया लोड मतलब उच्च लोड वाले को भी जीरो स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड तक इसके स्पीड को वेरिएशन किया जा सकता है। इसके अंदर के भाग एल्युमिनियम का बना होता है, क्योंकि यह हल्का होता है। इसका अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इस तरह से हिस्टैरिसीस मोटर होता है। हिस्टैरिसीस मोटर इस तरह से रहेगा। इसका जो रोटर होगा वो ठोस रहेगा, ठीक है। इसके रोटर में ना ही कोई स्लॉट होगा और ना ही कोई वाइंडिंग होगा, किसी भी तरह का कुछ नहीं होगा। और इसका जो बाहरी भाग है ये एल्युमिनियम का रहता है, ये एल्युमिनियम का रहेगा, एल्युमिनियम का रखा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, एल्युमिनियम हल्का होता है, इसलिए इसके बाहर रोटर के बाहरी भाग को एल्युमिनियम का रखते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं इसका ये शाफ्ट हो गया और ये रोटर हो गया, ठीक है, ये रोटर हो गया। ये जो रोटर है ये क्रोम स्टील का होता है, ठीक है, क्रोम स्टील का रहेगा। इसका बाहरी भाग क्या होगा, इसका बाहरी भाग एल्युमिनियम का रहेगा, रोटर के बाहरी भाग एल्युमिनियम का रहेगा और मेन रोटर क्रोम स्टील का रहेगा। और ये स्टेटर है, स्टेटर रोटर के बीच ये एयर गैप रहता है। तो इसका जो मेन वाइंडिंग होगा कहाँ होगा, एक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग। इसमें किसी भी तरह का वाइंडिंग नहीं होता इस मोटर में, ठीक है। छोटा छोटा स्लॉट होता है, इसी स्लॉट में कंडक्टर फिक्स किया जाता है, ठीक है। इस मोटर में किसी भी तरह का वाइंडिंग नहीं रहेगा। तो देख सकते हैं जो काला वाला है ये मेन वाइंडिंग का काम करेगा, जो व्हाइट वाला है ये काला वाला एक्सिलरी वाइंडिंग का काम करेगा, व्हाइट वाला मेन वाइंडिंग का काम करेगा। इस तरह से ये जो मोटर घूमेगा सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है, इसलिए ये स्पेशल मोटर है, हिस्टैरिसीस मोटर। और ये जो मोटर का कार्य सिद्धांत है, चूंकि इस रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है हिस्टैरिसीस, हम लोग ऑलरेडी हिस्टैरिसीस समझ चुके हैं। और एडी करंट लॉस क्या होता है, सॉरी लॉस कहते हैं, एडी करंट और हिस्टैरिसीस क्या होता है, उसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है, उसी के थ्रू इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है और ये मोटर घूमता है। इस तरह से ये स्पेशल मोटर था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्यूटेटर के आधार पर कितने तरह का मोटर होता है।
नेक्स्ट है कम्यूटेटर मोटर। तो कम्यूटेटर मोटर इसको इसीलिए बोलते हैं चूँकि इसमें जो रोटर होगा उसमें आर्मेचर लगा हुआ, मतलब आर्मेचर टाइप का रोटर होगा, ठीक है, इसलिए इसको कम्यूटेटर मोटर कहते हैं। तो कम्यूटेटर मोटर 4 तरह का होता है। पहला मोटर है यूनिवर्सल मोटर, दूसरा है रिपल्सन मोटर, तीसरा है रिपल्सन इंडक्शन मोटर और चौथा है एसी सीरीज मोटर। तो इसको बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यूनिवर्सल मोटर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यह मोटर एसी एवं डीसी दोनों पे काम करता है, ठीक है, इसलिए इस मोटर को यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। इस मोटर में 2 वाइंडिंग रहेगा, फील्ड वाइंडिंग, और इसके बीच क्या होगा, आर्मेचर रहेगा। और जो आर्मेचर होता है फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है। देख लीजिए आप, ये फील्ड वाइंडिंग हो गया, सीरीज में लग गया, और इधर से फिर फील्ड वाइंडिंग से बाहर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे। तो ये स्पेशल मोटर है, यूनिवर्सल मोटर इसको कहते हैं। यह मोटर एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पे काम करता है, इसीलिए इस मोटर को यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है, मतलब कहीं भी इस्तेमाल कर लो। इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे तो क्या क्या कह रहा है कि यह एसी डीसी दोनों पे काम करता है। लोड के साथ इसकी गति परिवर्तन होती है, मतलब इस मोटर पे जितना आप इस मोटर पे लोड नहीं रखिएगा तो क्या होगा, मोटर का स्पीड बहुत उच्च रहेगा। जैसे इसे लोड डालेंगे वैसे वैसे स्पीड इसका क्या होगा, कम होगा। यह मोटर लोड के साथ परिवर्तन होगा। यह मोटर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क वाली होती है, ठीक है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत उच्च होता है, मतलब स्टार्टिंग ये बहुत उच्च होगा। इस मोटर का उपयोग सिलाई मशीन की मोटर, मिक्सर ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, टेबल पंखा ETC में होता है, ठीक है। इसका मेनली एग्जाम्पल जो है हमारा मिक्सर ग्राइंडर जो होता है उसमें यह मोटर लगा होता है। देखने में इस तरह का होगा। आउटर लुक इसका ये देखिए, ये स्टेटर है, स्टेटर के अंदर ये फील्ड वाइंडिंग है, इसके बीच ये हमारा क्या है, आर्मेचर है, या इसको कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं। यहाँ से जो EMF उत्पन्न होगा उसको कार्बन ब्रश के थ्रू बाहर लिया जाता है, ठीक है। ये बाहर साफ्ट दिख रहा है, इस तरह से देखने में यह मोटर इस तरह का आउटर लुक इसका होता है। नेक्स्ट मोटर है दूसरा रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर, तो रिपल्सन मोटर क्या होता है, रिपल्सन मोटर का भी जो साफ्ट होगा आर्मेचर टाइप का होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आर्मेचर है या इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं, ठीक है। कम्यूटेटर या आर्मेचर टाइप का इसका साफ्ट होगा। इस मोटर में क्या होता है, जो कार्बन ब्रश होता है आर्मेचर के बाहर लगा हो, ये साफ्ट, यहाँ जो कार्बन ब्रश रहेगा ये आपस में क्या रहता है, शॉर्ट रहता है। इसका कार्बन ब्रश क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, और दोनों फील्ड वाइंडिंग आपस में सीरीज में जुड़ा रहेगा, ठीक है। इस तरह से यह मोटर काम करता है। जब इसमें सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करता है। फ्लक्स के बीच ये क्या है, कंडक्टर रखा हुआ है ये सब, तो कंडक्टर में EMF उत्पन्न होता है। जैसे ही कंडक्टर में EMF उत्पन्न होता है तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस उत्पन्न होने के कारण ये क्या होता है, हमारा यहाँ टॉर्क डेवलप होता है और मोटर घूमने लगता है। इस मोटर का जो वाइंडिंग रहेगा रोटर का, ये दोनों तरह का रहेगा, वेव बाइंडिंग भी रहेगा और लैप बाइंडिंग। आर्मेचर का जो बाइंडिंग होगा लैप भी हो सकता है या वेव बाइंडिंग भी इसमें रहता है। इस मोटर की गति लोड पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका पावर फैक्टर क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। इस मोटर का पावर फैक्टर निम्न होता है। इसका संरचना जटिल और महंगा मोटर है, ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल उतना नहीं किया जाता है। इसका मेनली रूप से खराद मशीन, कंप्रेसर, घरेलू फ्रिज, पेट्रोल पंप, मशीन टूल इत्यादि में इस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो ये क्या है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ये 2 मोटर का कम्बिनेशन है। पहला जो पढ़ा है हम रिपल्सन मोटर और उससे पहले पढ़ा है इंडक्शन मोटर, ये दोनों तरह से कार्य करता है, इसलिए इसको रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो ये इसमें 2 मोटर का कम्बिनेशन है, इसीलिए इसका जो बाइंडिंग होगा 2 होगा, ठीक है, 2-2 सेट में होगा। देखिए मुख्य वाइंडिंग मेन कॉइल जो है एक यहाँ है, इसके सीरीज में फिर यहाँ है, 2-2 सेट होगा, ठीक है। मेन वाइंडिंग ये हो गया, फिर इस तरह से मेन वाइंडिंग इधर भी रहेगा 2 सेट में, और इसका रनिंग वाइंडिंग यहाँ है कि सीरीज में फिर यहाँ है और यहाँ है, यहाँ है। इस तरह से ये 2 मोटर का कम्बिनेशन है। जब इसमें सप्लाई दिया जाता है
तो ये स्टार्ट होता है इंडक्शन मोटर की तरह और रन करता है रिपल्सन मोटर की तरह, इसलिए इस मोटर को रिपल्सन इंडक्शन स्टार्ट मोटर कहते हैं, ठीक है। और इस मोटर का जो रोटर रहेगा या इसके अंदर जो कम्यूटेटर रहेगा वो इसका भी जो कार्बन ब्रश रहेगा शॉर्ट सर्किट रहेगा, आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। और इसका जो रोटर होता है, इसका जो कॉइल होता है समकारी कुंडलन होता है, वेव बाइंडिंग, ठीक है, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। तो इसका जो रहेगा समकारी कुंडल मतलब लैप में रहेगा, ठीक है। इसका बाइंडिंग क्या होगा, लैप बाइंडिंग की तरह होता है। इस तरह से इस मोटर का स्पीड जो है, ये स्पेशल मोटर है, इसलिए इसका उपयोग आजकल अधिक होने लगा है, चूँकि इसका टोटल गुण डीसी कंपाउंड मोटर के समान होता है और इस मोटर को 10 एचपी तक बनाया जाता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, चूँकि इस मोटर में स्टार्टिंग करंट कम और पावर फैक्टर उच्च होता है, इसलिए इस मोटर को और अधिक पसंद किया जाता है। इस मोटर का जो रोटर रहेगा पिंजरा कुंडलन प्रकार का रहेगा, स्क्वायरल केज टाइप का भी हो सकता है। इसका उपयोग वैसे स्थान पर होता है जहां उच्च प्रारंभिक टॉर्क और कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता हो, उच्च प्रारंभिक टॉर्क और कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता हो। जैसे अपना हो गया लिफ्ट में इसका इस्तेमाल होगा एयर पंप, होस्ट और कंप्रेसर। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये लिफ्ट हो गया, ठीक है। लिफ्ट के में जो मोटर लगा रहेगा वो अपना रिपल्सन इंडक्शन स्टार्ट मोटर होता है। ये लिफ्ट हो गया, इसको होस्ट कहते हैं। और ये दोनों कंप्रेसर है, कंप्रेसर, इसी को एयर पंप भी बोल सकते हैं, एयर पंप, ठीक है। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल यहाँ पे होता है लिफ्ट में। जो हम लोग लिफ्ट पे चढ़ते हैं उसके अंदर जो लगा रहता है मोटर, रिपल्सन स्टार्ट मोटर होता है। दूसरा होस्ट का मतलब हुआ किसी भारी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखना, इस तरह का डिजाइन होता है मशीन का। इसमें मोटर जो लगा हुआ है यही मोटर रहेगा रिपल्सन स्टार्ट, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। तीसरा है कंप्रेसर में, कंप्रेसर मतलब कंप्रेशन उत्पन्न करने के लिए। हम लोग एयर टैंक देखे होंगे, जब गाड़ी में हवा भराने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बड़ा सा टैंक होता है। तो इस टैंक में हवा भरने के लिए ये कंप्रेसर मशीन है। इस कंप्रेसर मशीन में ये मोटर के थ्रू कंप्रेशन पैदा किया जाता है, जिससे यहाँ से हवा डेवलप होता है और इसमें जमा होता है, ठीक है, भरा जाता है। हवा का जो टैंक होता है उसके ऊपर जो मोटर रहेगा अपना रिपल्सन इंडक्शन स्टार्ट मोटर ही होता है, ठीक है। इस तरह से ये इस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है एसी सीरीज मोटर, ठीक है। चौथा है एसी सीरीज मोटर। तो जो एसी सीरीज मोटर होता है यूनिवर्सल मोटर के समान ही होता है, लेकिन अंतर यही है कि एसी सीरीज मोटर केवल एसी सप्लाई पे काम करता है, यह डीसी पे नहीं करता है। और इसके अंदर जो वाइंडिंग रहेगा सेम वैसा ही रहेगा, फील्ड वाइंडिंग रहेगा, आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में रहेगा। आर्मेचर के सीरीज में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कर दिया जाता है। आर्मेचर के सीरीज में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एक तरफ और दूसरे तरफ इंटरपोल वाइंडिंग कर दिया जाता है, ठीक है। चूंकि इस मोटर को एसी पर चलाना है, ठीक है, तो जब मोटर एसी पे चलेगा फील्ड वाइंडिंग एसी पर रहेगा और इसके अंदर जो आर्मेचर रहेगा, तो आर्मेचर में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन ब्रश के थ्रू करंट गुजारते हैं। तो जब एसी सप्लाई जाएगा तो कार्बन ब्रश से होकर तो वहाँ क्या होता है, हेवी स्पार्किंग करने लगता है, मतलब उसको कम्यूटेशन कहते हैं। यहाँ लिखा है यह मोटर यूनिवर्सल मोटर के समान होता है परंतु एसी सप्लाई पे काम करता है। इस मोटर में क्या होता है, खराब कम्यूटेशन के कारण यह कम क्षमता में बनता है। इस मोटर का शक्ति बहुत कम होता है क्योंकि इसमें एसी पे चलने के कारण इसमें क्या होता है, कम्यूटेशन अधिक होता है। कम्यूटेशन का मतलब क्या, अपना जो आर्मेचर है, आर्मेचर में जो करंट जब गुजारा जाता है तो यहाँ हैवी स्पार्क होता है, इसी को कम्यूटेशन कहते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए आर्मेचर के सीरीज में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कर दिया जाता है, ठीक है। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने के लिए आर्मेचर के सीरीज में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कहाँ लगा होता है, तो आर्मेचर के सीरीज में। क्यों लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं, कम्यूटेशन को कम करने के लिए। इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मतलब घूर्णन गति, अगर इसको हम बदलना चाहें, परिवर्तन करना चाहें इसके घूमने की गति को, तो आर्मेचर या फील्ड दोनों में से किसी भी कॉइल के इंटरचेंज करने से, आर्मेचर या फील्ड
दोनों वाइंडिंग में से किसी वाइंडिंग को आपस में इंटरचेंज करने से हम इसके घुमाव दिशा को बदल सकते हैं। इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसका रोटर है, ये आर्मेचर कारम ब्रश लगा हुआ है, ये दोनों फील्ड वाइंडिंग है। यहाँ से एसी सप्लाई जा रहा है, फील्ड के सीरीज में आर्मेचर लगा हुआ है, फिर यहाँ से रिटर्न हो गया। ठीक है, एसी सप्लाई देंगे तो क्या हुआ, फ्लक्स डेवलप होगा। फ्लक्स के बीच ये यहाँ भी कंडक्टर रहता है आर्मेचर में, तो एक दूसरे का विरोध करेगा, रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस तरह से मोटर घूमने लगेगा। इस मोटर का उपयोग वहीं होगा जहाँ यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल होगा। आई होप आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ने के बाद आपको और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है या किसी तरह का मन में सवाल है या कोई भी टॉपिक नहीं समझ पाए तो आप तुरंत हमारे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपको तुरंत उससे संबंधित वीडियो जारी करके आपका समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नए चैप्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऑब्जेक्टिव में नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।